नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो हमारी सीरीज़ है डेली लूसेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पे लगाते हैं और आज हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। इसके अंदर भी 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, साथ ही एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम उनको कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड में आपको अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है कि इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन से ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता कहा जाता है? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, महाभारत। देखिए, महाभारत के अंदर 1,00,000 श्लोक हैं, तो इसको सतसहस्त्री के नाम से जाना जाता है। शुरुआत में महाभारत के अंदर 8800 श्लोक थे, तब इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। प्रश्न बनता है, महाभारत का पूर्व नाम क्या है? तो जय संहिता। बाद में इसके श्लोकों की संख्या बढ़कर हुई 24,000, तो इसे भारत के नाम से जाने लगा और जब 1,00,000 श्लोक हो गए तो इसे महाभारत या सतसहस्त्रता के नाम से जाने लगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो महाभारत है ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। जिसकी रचना किसने करी है, इसके संकलनकर्ता कौन है? तो वेद व्यास इसके संकलनकर्ता हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? पार्श्वनाथ जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर थे। ये हमने बात करी है जब हमने जैन धर्म पढ़ा था। ठीक है, तो 23वें तीर्थंकर थे और इनका जो प्रमुख जो इनसे जुड़ा हुआ स्थान है वो है समेध शिखर। समेध शिखर पर इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी और यह शिखर जो है, यह जो स्थान है जैन धर्म के लोगों के लिए काफ़ी पवित्र स्थान है। आता कहाँ है यह शिखर? तो यह झारखंड के अंदर जो पारसनाथ पहाड़ियाँ हैं वहीं पर यह शिखर स्थित है। अगर हम बात करें जो हमारे ये पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर, तो यह अश्वसेन के पुत्र थे जो कि काशी के शासक थे। चलिए अगला है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने करी थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व में। इसी वर्ष जो पहली बौद्ध संगीति होती है उसका आयोजन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं ऑप्शन ए, महाकश्यप। देखिए, अध्यक्ष पूछा गया है यहाँ पर, तो महाकश्यप। अगर पूछा जाता किसके शासन काल में यह जो बौद्ध संगीति आयोजित की गई, तो यह अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी। ठीक है, लेकिन अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। यह जो संगीति थी यह राजगृह में जो आयोजित की गई थी। चलिए अगला है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग का संबंध किस देश से है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग की अगर हम बात करें तो इन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हैं और इन्हें भारत का जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म विभूषण, उससे भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। नॉर्मन बोरलॉग, इनका संबंध है अमेरिका से। ठीक है, इन्होंने गेहूँ और धान की कुछ नई किस्में विकसित करी थी, जिनके कारण जो गेहूँ का उत्पादन था वो 700 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया था, जिससे पूरे दुनिया के अंदर काफ़ी लोग भुखमरी से मरने से बच गए थे। तो इसीलिए इन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। अगला है, सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए, सिल्वर फाइबर क्रांति की यहाँ पर बात हो रही है, तो यह क्रांति कपास के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? कपास के उत्पादन से। अगर यहाँ पर सिर्फ सिल्वर क्रांति पूछा गया होता तो ये होती हमारी अंडे के उत्पादन से। ठीक है, अगर सिर्फ सिल्वर क्रांति पूछेगा, सिल्वर रेवोल्यूशन पूछेगा या रजत क्रांति, तो वह है अंडे से। अगर सिल्वर फाइबर क्रांति पूछेगा तो यह हमारी कपास से जुड़ी होगी। कुछ इंपॉर्टेंट क्रांतियाँ हैं, जैसे एक है गोल क्रांति। गोल क्रांति का संबंध आलू के उत्पादन से है। ठीक है, एक क्रांति है खाकी क्रांति। ये किससे है? तो ये चमड़े के उत्पादन से है। ठीक है, चमड़े से संबंधित है खादी क्रांति, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, भारत के स्कॉटलैंड के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है? राइट आंसर है कुर्ग, और ये कर्नाटक में स्थित है। लोकेशन भी आपको याद रखनी है। अगला है, किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार संबंधित है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है यह फिलीपींस की सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो उन्हीं के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं रेमन मैग्सेसे, उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसकी स्थापना की गई 1957 में। ठीक है, 1957 में इसको स्थापित किया गया और पहली बार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में दिया गया और इसके जो पहले विजेता थे वो थे विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे
भावे पहले भारतीय थे जिनको यह पुरस्कार मिला था, ठीक है, 1958 में। अगर हम अन्य कुछ भारतीयों की बात करें जो फेमस हैं जिनको यह पुरस्कार मिल चुका है, तो सबसे पहला नाम आता है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। इन्हें 2006 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। अभी हाल ही में रवीश कुमार को भी रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है 2019 के लिए। उत्तराखंड के 2 व्यक्तियों को भी मिला है, चंडी प्रसाद भट्ट और दीप जोशी को भी रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। अगला है वाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यह जो किताब है ये लिखी है शशि थरूर ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनकी किताबें कई बार एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी हैं और यह किताब भी अभी हाल ही में एसएससी के अंदर पूछी गई थी। तो वाई आई एम अ हिंदू यह 2018 में किताब आई थी। इसके अलावा इनकी एक और किताब है एन एरा ऑफ डार्कनेस। तो एन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी किताब है? ये शशि थरूर की है और इस किताब के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है 2019 के अंदर। अगर हम शशि थरूर की बात करें तो ये कांग्रेस के एक नेता हैं और वर्तमान में केरल के तिरुवनंतपुरम से ये सांसद हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है, कहां से सांसद हैं? तिरुवनंतपुरम से। महात्मा गांधी के अलावा किस दूसरे भारतीय नेता की जन्मतिथि 2 अक्टूबर है? देखिए, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था और 2 अक्टूबर 1904 को जन्म होता है लाल बहादुर शास्त्री जी का, ठीक है। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। 1964 में ये प्रधानमंत्री बनाए गए। 1966 तक, अपनी मृत्यु तक ये इस पद पर रहे थे। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। इनकी मृत्यु होती है ताशकंद में और पूछा जाता है ताशकंद वर्तमान में कहाँ पर है? तो ये उज्बेकिस्तान में है, ठीक है। चलिए, अगला है एटीएम में टी का पूर्ण रूप क्या है? तो एटीएम की कई बार फुल फॉर्म पूछी जाती है, यहां पर आपको केवल टी का फुल फॉर्म बताना है। तो ये जो टी है यह टेलर शब्द के लिए यहां पे दिखाया गया है। एटीएम की पूरी फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। चलिए, अगला है मैच फिक्सिंग को अपराध घोषित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? तो मैच फिक्सिंग को अपराध घोषित किया है श्रीलंका ने। तो पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी हाल ही में एसएससी ने भी इसको पूछा है। तो जो अभी हाल ही में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हैं जीके के, वहीं से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन के रिपीट होने का। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है इसका जो हेडक्वार्टर है यह लौसाने में है। लौसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है? लौसाने स्विट्जरलैंड में ये स्थित है। अगर हम आईओसी की बात करें, जो ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था है, इसकी स्थापना होती है 1894 के अंदर और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे डिमिट्रियास विकेलास, ठीक है। तो विकेलास इसके पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो है थॉमस बाक। तो आपको ये भी याद रखना है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक। अगला है किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो किस गुप्तकाल के शासक को कविराज के नाम से जाना जाता है या उसकी उपाधि दी गई है? तो वो है हमारा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता है। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो पूछा जाता है भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो इतिहासकार हैं एक V.A. स्मिथ। तो V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। इसकी विजयों को लेकर पूछा जाता है, क्यों कहा जाता है? तो अपने विजयी अभियानों को लेकर कई सारे युद्ध इन्होंने जीते थे, जिस कारण इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता की संज्ञा किसने दी थी? तो स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता ये किसने कहा था? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब की गई? विनिवेश आयोग यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन होता है। जैसे कुछ संस्थाएं होती हैं या कुछ कंपनियां होती हैं जिनमें सरकार का पैसा लगा होता है, तो सरकार कैसे वहां से अपना पैसा वापस निकाले और उस कंपनी को अपने उस पर कर दे, खड़ी कर दे कि वो अपने आप चल सके। तो उसके लिए बनाया गया था विनिवेश आयोग। इसकी स्थापना की गई थी अगस्त 1996 के अंदर, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और एक किसी एग्जाम के अंदर इसके पहले अध्यक्ष का नाम पूछा गया था, तो GV रामकृष्णा डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन के पहले अध्यक्ष थे। अगला है किसने कहा था कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि जब तक भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करता रहूं। तो ये कथन था लॉर्ड कर्जन का, ठीक है। ऑप्शन डी यहां पे राइट आंसर है। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस जो है वो खत्म होने वाली है और मेरी इच्छा है कि जब तक मैं भारत में हूं तब तक इसके खत्म होने में इसकी मैं मदद कर सकूं। तो ये किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने। किस अनुच्छेद के तहत राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति के प्रावधान हैं? तो देखिए, राज्यों के अंदर जो विधान परिषद होती है इसकी स्थापना और समाप्ति का जो प्रावधान दिया गया है वो आर्टिकल 169 में दिया गया है। वर्तमान में भारत में अभी
6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन 6 राज्यों में अभी वर्तमान में विधान परिषद मौजूद है। विधान परिषद को राज्यों में उच्च सदन माना जाता है, ठीक है। और निम्न सदन कौन सा है, तो वो है विधान सभा। अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन ये किया गया था वर्ष 1992 में, ठीक है, 31 जनवरी 1992। टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है। तो देखिए किसी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी आया है, रिपीट हुआ है ये 1-2 एग्जाम के अंदर, कि जो टोक्यो का स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे भारत का है तो जैसे बीएसई है भारत का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसके अलावा एनएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसी प्रकार टोक्यो के स्टॉक एक्सचेंज की यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, निक्की। तो निक्की क्या है, ये एक टोक्यो का शेयर मार्केट है, टोक्यो, जहाँ पर अभी हाल ही में ओलंपिक होने हैं अगले महीने से। अगला है निम्न में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। प्रायद्वीपीय नदी यानी कि दक्षिण भारत की जो नदियां हैं हमारी, उन नदियों को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि जो भारत का दक्षिणी इलाका है, दक्षिणी भारत का जो हिस्सा है वो कुछ इस तरीके से है, और जो हिस्सा 3 जगह से पानी से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। तो प्रायद्वीप की जो सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की, वो है गोदावरी, ठीक है। गोदावरी भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और साथ ही जो हमने एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर देखे वो भी आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ चैनल के बारे में बात करें, उनको ये चैनल बताएं उनको इसके बारे में, ठीक है। और साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।